जैसा कि हम जानते हैं कि हमने आरक्षण जो चल रहा है रवा राजपूत समाज को लेकर, तो उस पर हमने काफ़ी कवरेज की और हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आए। और जब जो है कृषक भारती इंटर कॉलेज में जब सभा हो रही थी तो वहाँ पर विपक्ष में कुछ युवा आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। उस समय हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उसके बाद एक जो आम समिति की बैठक हुई राजपूत समिति की, वो हुई थी शाहपुर सुक्खा में, तो वहाँ पर भी कुछ वक्तव्य इन युवकों द्वारा दिया गया था। और सभी लोग ज़्यादातर कह रहे हैं कि जो आरक्षण है वो आने वाली भावी पीढ़ी के लिए है, आने वाले युवाओं के भविष्य के लिए है, क्योंकि हमारे बहुत से युवा 1-2 नंबर से रह जाते हैं, वो निराश होते हैं। तो आज हमारे साथ युवा ही बैठे हैं, तो हम इस बारे में आज इन युवाओं की राय जानेंगे। और हमारे साथ हैं दीपक जी हैं, उदित जी हैं और कार्तिकेय जी हैं और विनीत जी हैं। और ये देखिए ये युवा बैठे हुए हैं हमारे साथ और ये सभी इस समय पढ़ाई में रत हैं और आगे आने वाला कह सकते हैं भविष्य यही लोग हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आरक्षण के बारे में इनकी क्या राय है, क्या वक्तव्य था, आपके पास क्या क्या तथ्य हैं, आप क्यों विरोध में इसके आरक्षण के? विरोध या समर्थन वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये कि किसी चीज़ का विरोध या समर्थन जानकारी के आधार पर होना चाहिए। मैं अपनी बात रखी थी वो केवल तथ्यों के आधार पर रखी थी कि जी। तो आप अब बताइए कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसी बात को रखिए आप। जी। इसको बताने के लिए सबसे पहले हम तथ्य रखेंगे, उसके बाद ही कुछ उसके बाद हम बताएंगे कि हाँ ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी। तो क्या तथ्य हैं आपके पास? तो अगर ओबीसी आरक्षण की बात करें तो इसको समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कहाँ से नहीं हुआ। 1979 की बात है, लेकिन एससी और एसटी को पहले से ही आरक्षण दे दिया गया था। ठीक है जी। और जो है फिर बात आई कि जो जनरल में जो व्यक्ति पिछड़े हुए हैं, जिसका सामाजिक तौर पर जो थोड़े कमज़ोर हैं या शैक्षिक तौर पर जो कमज़ोर हैं, उसे भी आरक्षण देने की बात की गई। 1979 के आसपास एक कमीशन बना जिसका नाम था मंडल कमीशन। तो हेड थे वो थे विंदेश्वर प्रसाद मंडल। कमीशन बना जो कि इसी से रिलेटेड था कि ओबीसी को आरक्षण किस बेसिस पर देना चाहिए और कैसे कितना देना चाहिए कितना नहीं। ये 15 अगस्त 1990 में डिक्लेयर हो गया था, जो कि वीपी सिंह जी ने इसको डिक्लेयर कर दिया था ओबीसी आरक्षण को। इसकी जो रिपोर्ट फिर दायर की गई वो 1991 में इसको दायर कर दिया गया। इसको 27% आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी को। और हालांकि जो मंडल कमीशन था उसमें ये भी बात की गई थी कि ये जो ईडब्ल्यूएस की बात जो अब हुई है ना 2017 में, जनरल वाले जो हुए हैं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें 10% आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, आर्थिक आरक्षण की घोषणा भी हो गई। लेकिन फिर 1992 में जो है एक केस इंदिरा साहनी केस दायर किया गया। मतलब इंदिरा साहनी जी थे वो, उन्होंने जो है एक पिटीशन दायर की। तो फिर जो है उनकी कुछ बातें मानी भी गई, कुछ बातें नहीं भी मानी गई। उसके बाद जो है मंडल कमीशन ने फिर से अपनी रिपोर्ट आरक्षण को फिक्स कर दिया गया कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। सामान्य वर्ग वाले थे, इनको जो 10% आरक्षण मिलना था उसको अभी रोक दिया गया, क्योंकि वो 50% से ऊपर हो रहा था, क्योंकि 27% ओबीसी को देना था और 16.66% मतलब 16.66% एससी को मिल चुका था और 7.5% एसटी को। तो अब ये कुल मिलाकर के 50% के आसपास हो रहा था। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अभी आरक्षण को रोक दिया गया था कि अभी इसको नहीं देते, क्योंकि 50% से ऊपर हो रहा आरक्षण। तो उसमें जो शर्तें थी कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, वो इंदिरा साहनी केस के बाद क्लियर हुआ। आरक्षण जिसे मिलना चाहिए और जिसे नहीं मिलना चाहिए, ये 2 कैटेगरी बांट दी गई। एक को बोल दिया गया नॉन क्रीमी लेयर, मतलब जिसे आरक्षण मिलेगा, और एक बांट दी गई क्रीमी लेयर, जिसको आरक्षण नहीं मिलेगा। और आधार क्या था कि किसको आरक्षण मिलेगा किसको नहीं मिलेगा? वैसे तो जनरली 2 ही थे, लेकिन एक और था, शैक्षिक तौर पर मतलब एजुकेशन के तौर पर कमज़ोर हो, और जो सामाजिक तौर पर कमज़ोर हो, और एक और आधार था जो कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर हो। तो इन आधारों पर जो है आरक्षण की बात की गई। हालांकि 1992 से ही जो है ओबीसी जो कैटेगरी है उस पर बड़ा विवाद रहा है कि कौन ओबीसी में आएंगे, कौन ओबीसी क्रीमी लेयर में आएगा, कौन नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। अभी तक इस बात पर हमेशा से ही डिबेट चलती रही है। जो उसका डाटा था मंडल कमीशन का, वो ये था कि उस टाइम पर ओबीसी के अंदर 2633 जातियों को रखा गया था। 2633 जातियों को 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। तो शर्तें थी, वो क्या थी, उसका क्षेत्र क्या था, क्राइटेरिया क्या था कि उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट था कि जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक ग्रेड की जॉब कर रहा हो, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में गिना जाएगा। दूसरा, जिसके माता और पिता दोनों
अगर बी ग्रेड की जॉब में है तो उसको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और तीसरा केस था केवल पिता के केस में, ये माता के केस में नहीं था, कि पिता को जॉब सी ग्रेड की है और 40 साल से पहले उसको प्रमोट होकर के बी ग्रेड में, मतलब बी ग्रेड में प्रोन्नत किया गया, तो उसको भी, उसके बच्चों को भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा होता है आरक्षण में कि सबको नहीं मिलता लाभ, ये प्रोसेस है? ये प्रोसेस होता है, ये सबको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ये जी, तो देखिए सबसे पहली भ्रांति ये दूर हो गई है, क्योंकि हम जैसे लोग यही सोचते हैं कि बस जो ओबीसी में है वो सबको ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत क्लियर हो गई होगी बात कि किस किस को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब देखिए, अब हम आगे ये क्लियर करते हैं कि हमें आरक्षण का लाभ है या नहीं, तो आइए दीपक जी से और बात करते हैं। अभी तो इसके क्राइटेरिया और भी हैं, उसको भी क्लियर कर देते हैं। दूसरा इसका क्राइटेरिया है संवैधानिक जो पद होते हैं ना, उस पर जो व्यक्ति होगा उसको भी उसके बच्चों को, मतलब बात बच्चों की चलती है, लेकिन जो जिसके आधार पर आरक्षण नहीं मिलता वो माता या पिता होते हैं। तो जिसके पेरेंट्स या माता पिता जो हैं, तो संवैधानिक जो पद होते हैं उस पर अगर हैं, आसीन है, तो उसको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। जैसे मान लो राष्ट्रपति, विधायक के लड़के, राष्ट्रपति जी के बच्चे हो गए, जैसे प्रधानमंत्री जी के बच्चे हो गए, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता जो संवैधानिक पद पर हैं। और अब क्या हुआ, अब एक पॉइंट और था इसमें कि उनको भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जो कि एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर। 8 लाख अभी ये जो, मतलब जैसे कोई भी डॉक्टर हुआ, जैसे व्यापारी हुए, जैसे टीचर हुए, प्राइवेट टीचर, अगर इनकी इनकम आज के टाइम में, ये आज का डाटा है कि 8 लाख से अगर ऊपर है तो आरक्षण का लाभ उसे भी नहीं मिलेगा। और जो ये, हालांकि ये जो लिमिट थी ये 1 लाख थी स्टार्टिंग में 1992 में, ये बढ़ती 2017 में 8 लाख हो चुकी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी कही जाए या कुछ भी कहा जाए क्या, कि इस 8 लाख की लिमिट में ना तो सैलरी को काउंट करते और ना ही कृषि को काउंट करते। मतलब ये सबसे बड़ी कमी रही, और इसी बात पर आज तक डिबेट भी चलता रहा। बहुत सारे केस हुए हैं, बहुत बार इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है चर्चा चलती रही है ओबीसी के, कि अगर 8 लाख की लिमिट में आप सैलरी और कृषि को काउंट नहीं कर रहे तो फिर किस चीज़ को काउंट कर रहे हो? सबसे बड़ी बात तो ये ना, अब 8 लाख बहुत ज़्यादा होता है, 8 लाख की इस टाइम पर अगर देखा जाए, और सैलरी को जोड़ नहीं रहे तो फिर किसको जोड़ेंगे? तो उन्होंने इस चीज़ को बोला था कि जैसे रेंट हुआ, जैसे व्यापारिक लाभ हुआ, प्रॉपर्टी से जो पैसा आ रहा उसको जोड़ा जाएगा। तो अब ये जो कमियां चलती आ रही थी, इस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अब समय 2017 का, जब इसको दूर करने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया जो था रोहिणी कमीशन। और बता सकते हैं कि अब हम आपको दिखा सकते हैं, अगर किसी भी इसके बारे में पता करना हो तो आप जो है, एक आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम का, हालांकि इकोनॉमिक टाइम का नहीं है, सभी ने इसको जो है कवर किया था उस टाइम पर। तो ये किस तारीख का, हालांकि 2017 में इस कमीशन को बनाया गया था और इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला गया था 2018 में, लेकिन वो समय ऐसा चल रहा था कि थोड़ा बढ़ ही जाता है। ये जो रिपोर्ट दायर की गई 15 फरवरी 2021 रिपोर्ट को दायर किया गया, मतलब सरकार के पास पेश कर दिया गया। अगर तो रोहिणी कमीशन को सर्च कर सकता है, पता चल जाएगा। ये रोहिणी कमीशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कमीशन जो बनाए जाते हैं वो हमेशा सुधार के लिए बनाए जाते हैं, तो सुधार के लिए ओबीसी आरक्षण को सुधारने के लिए रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था। इस कमीशन ने अपने इसमें देखा कि इसकी टोटल पोस्टें निकली, एक एग्जाम्पल है 2018 में पोस्टें निकली 1,30,000 पोस्टें निकली। उस 1,30,000 में से 97% पोस्ट सिर्फ 25% ओबीसी वालों के पास, मतलब जो ओबीसी के लिए थी ना, उसमें से 97% जो सीटें थी, टोटल सीटें ओबीसी की, वो सिर्फ 25% लोगों के पास गई। 25% ओबीसी, 75% लोगों के पास कोई जॉब नहीं गई। और तो ये जो 2633 जातियाँ थी ना, इसमें से कई हजार जातियाँ तो ऐसी हैं जिनका प्रतिनिधित्व आज तक नहीं हुआ, मतलब आज तक कोई जॉब, कोई किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसको कोई लाभ नहीं मिला। हालांकि हमारे यहाँ कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो कि ओबीसी आरक्षण का लाभ बहुत ज़्यादा ले रही हैं, और यही चीज़ को दूर करने के लिए कमीशन बनाया गया। अब रोहिणी कमीशन को देख लेते हैं क्या होता है। रोहिणी कमीशन में एक बात रखी गई कि ये जो 27% आरक्षण है, हालांकि आज के टाइम ये 27% नहीं है, ये कम हो चुका, मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा। तो 27% जो आरक्षण है इसको 4 कैटेगरी में बांट दिया जाएगा, मतलब ओबीसी जिसको आरक्षण मिलना है वो भी 4 कैटेगरी में बटेंगे। मतलब पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी, तीसरी और चौथी कैटेगरी, 4 कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया जाएगा।
पहली कैटेगरी जो है परसेंटेज मतलब जो आरक्षण का मिलेगा वो मिलेगा 2%। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें आरक्षण मिलेगा 6%। और जो तीसरी कैटेगरी है उसमें आरक्षण मिलेगा 9%। और जो चौथी कैटेगरी है उसमें आरक्षण मिलेगा 10%। मतलब इसको पूरा टोटल 27 हो गया, सब कैटेगरीज हैं ये। तो 2%, 6%, 9% और 10%। तो जो रवा राजपूत अगर आरक्षण लेंगे वो कौन सी परसेंटेज में जाएगी? अभी इस चीज़ को देखते हैं, अभी इसका अनुमान लगाएंगे किस बेसिस पर ये बांटी गई है, किस बेसिस पर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 4 कैटेगरी को डिवाइड कर दिया, 2% वाली, 6%, 9% और 10% वाली। तो अब इसमें देख लेते हैं कैटेगरी कितनी आती हैं लगभग। हालांकि ये जो डाटा इसमें पेश किया गया है ये अभी भी 2633 को लेकर के पेश किया गया है जो 1992 में थी अभी। लेकिन अगर आज की देखें तो ओबीसी जो बहुत सारी जातियां हैं जो कि आज ओबीसी में हैं, मतलब 5000 के प्लस ही हैं आज के टाइम। लेकिन ये डाटा जो लेते हैं वो 1993 का ले रखा जो मंडल कमीशन था। तो इसमें क्या है कि जो पहली कैटेगरी है, ध्यान देना, जो पहली कैटेगरी है उसमें 1674 ओबीसी कास्ट जिनको मात्र 2%, मतलब 1674 जातियाँ ऐसी हैं जिसको 2% का लाभ मिलेगा। फिर दूसरी कैटेगरी है जिसमें 534 कास्ट को रखा गया है, इसको 6% आरक्षण मिलेगा। वह तीसरी कैटेगरी जो है उसमें रखा गया है 328 जातियों को, मतलब कास्ट को, ओबीसी कास्ट को, जिनको 9% आरक्षण मिलेगा। और 97 जातियाँ ऐसी हैं जिनको 10% का लाभ मिलेगा, सिर्फ 79। मतलब क्या है, अब इसका बेस क्या है? इसका बेस वही है जो मंडल कमीशन का था, मतलब जो शैक्षिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हों, जो शैक्षिक और मेन तो ये दो ही आधार थे। मतलब क्या है, जो जाति जितना ज़्यादा शैक्षिक और सामाजिक तौर पर स्ट्रॉन्ग होगा उसको आरक्षण का लाभ उतना ही कम मिलेगा, उसको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, उसी हिसाब से रखा जाएगा। प्रतिनिधित्व तो थोड़ा कम था या जो थोड़े से कम पिछड़े हुए थे उसको 9% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उससे भी कम थोड़े से पिछड़े हुए थे, जो अच्छे हैं और थोड़े, उसको 6%, और जो बहुत अच्छे हैं ओबीसी में, भले से ही ओबीसी में हो लेकिन बहुत अच्छे हैं, उसको 2% का आरक्षण। अगर आने वाले टाइम में यदि राजपूत समाज को रखा भी गया तो उसे मात्र 2% का लाभ मिल सकता है, और वो भी सभी को पता, अगर सभी इस चीज़ को आइडिया लगाएंगे और सभी इस चीज़ को पढ़ेंगे या सोचेंगे तो सभी को पता चल जाएगा कि मात्र 2% में सिमट के रह जाएंगे, ना 6% मिल सकता आरक्षण का लाभ, ना 9% और ना 10%। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है ना कि 1-2 नंबर से ही रह जाते हैं बच्चे, उन्हें दुख होता है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी आती है कि जैसे जो आरक्षण जिन्हें मिलता है तो उन्हें आयु का लाभ मिल जाता है, हमारे यहाँ आयु कम रह जाती है, मतलब कि किसी भी चीज़ का निर्णय लेने के लिए हर चीज़ देखनी पड़ती है। हाँ, 20 साल पहले अगर ऐसा था तो 20 साल पहले प्रयास करना था ना इस चीज़ का। अब 20 साल पहले इस चीज़ को प्रयास करते तो आज बहुत अच्छे होते, सही बात है। लेकिन अगर ये रोहिणी कमीशन ना आता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तुम ओबीसी में जा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है जी। लेकिन जब से ये रोहिणी कमीशन का जो मैटर चला, जो सुधार का जो सिलसिला चला, इसके बाद आने वाले समय में ये नुकसान ही देगा अगर राजपूतों को ओबीसी की कैटेगरी के अंदर रखा गया। पहली बात ये है, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी तो है, ईडब्ल्यूएस, हम उस पर भी तो बात करें। ईडब्ल्यूएस पर कोई बात ही नहीं करता। ईडब्ल्यूएस क्या है फिर बताइए। अब क्या हुआ, 2007 मैंने बताया था कि मंडल कमीशन में भी इसकी बात रखी गई थी, लेकिन 2019 में जो है जो सरकार थी, इंडियन गवर्नमेंट, उसने जो है ईडब्ल्यूएस का मैटर स्टार्ट किया, और जो जनरल वाले हैं, आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, उसको 10% का आरक्षण का लाभ दिया। हालांकि ये जो परसेंटेज थी 60-50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर से इन्होंने जो है नियम में बदलाव किए, इन्होंने फिर से बोला कि ये 50 ना होकर के अब 60% से ज़्यादा नहीं होगा, तो मतलब 10% आरक्षण दे दिया गया। लेकिन हाँ, ईडब्ल्यूएस में भी कुछ कमियाँ हैं, तो उसके लिए प्रयास करो ना। फिर ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है, वो मतलब जो क्राइटेरिया है, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि अभी हाँ इतना सही नहीं है, लेकिन अगर इस पर प्रयास किया जाए, जितना प्रयास हम ओबीसी आरक्षण को लेने के लिए कर रहे हैं, इतना प्रयास अगर हम जनरल के अंदर रह कर ईडब्ल्यूएस पर प्रयास करें तो ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात ये, अभी ओबीसी आरक्षण के लिए तो हम केवल हम ही प्रयास करेंगे, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो सारा स्वर्ण समाज जो है, सामान्य जाति वाले, वो सभी प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर एक बात मैंने पहले भी पूछी थी कि जो आयु वाली बात होती है उसका जवाब अभी हमें नहीं मिला। आईएएस की बात करते हैं, सब ऊंची पोस्ट की। आईएएस में 32 साल की एज है। कौन जनरल वाला अपने बच्चों को 32 साल तक पढ़ा रहा है? मैं तो मानता नहीं। हद से 26 पढ़ा लेंगे, लड़कियों को तो 22-23 होगी, उनकी शादी की जल्दी कर देंगे। अब बताओ, शादी के बाद कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिकल की बात है।
थ्योरी की बात है कि पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकल में आके कोई शादी के बाद नहीं पढ़ाई होती। लाख में से एक आदमी, एक में एक निकल गया तो निकल गया, वरना फिर नहीं होती शादी के बाद। तो 32 एज काफ़ी है अभी के लिए। 32 छोड़ो, 30 तक भी कौन अपने बच्चे पढ़ा रहा है। बढ़ करके अगर 36 साल हो भी गई तो क्या उससे क्या लाभ होगा, बताइएगा। कि वाकई 30 और 32 की उम्र ऐसी हो जाती है कि बच्चे को उस समय सेटल हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात और आई है कि ये जो संपन्न लोग हैं वही ज़्यादातर इसके लिए मना कर रहे हैं, तो गरीबों का क्या, जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या है? ये भाई तो चलो ठीक है, देखा जाए तो अगर तो, लेकिन अगर मेरी बात करें तो मैं हर चीज़ में EWS, मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, मेरे पास ज़मीन इतनी बड़ी नहीं है, मेरे माता या पिता को, तो हम फिर तो विरोध तो मैं भी करूँगा ना, क्योंकि मुझे भी गलत लग रहा है, क्योंकि OBC में जाना इस टाइम हानिकारक है। इतना इससे ज़्यादा फ़ायदा तो EWS में मिल जाएगा फिर। अच्छा, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि एक बार अपनी पढ़ाई के बारे में ज़रूर बताएं, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम दोनों ही गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं जी। तो आपको नहीं लगता कि आपको आरक्षण चाहिए? अच्छा, ऐसा हुआ है कभी कि आपने अटेम्प्ट कर दिया और 1-2 नंबर से आप रह गए? अभी बहुत बार। अच्छा, बहुत बार, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते कि आरक्षण? तो देखिए, ये है हमारे युवाओं की सोच, और इन्होंने बहुत कुछ समझाया है रोहिणी आयोग के बारे में। और किसी भी चीज़ पर फैसला लेने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। और मुझे ये कहते हुए कोई भी हिचक नहीं है कि मुझे भी इतनी ज़्यादा जानकारी आरक्षण के बारे में बिल्कुल भी नहीं थी। कहने को तो बहुत कुछ है, समझाने को बहुत कुछ है, और भी सारी बातें होंगी। आरक्षण के लिए जो है ऑफ़र आया था, तो उस समय क्या हुआ था और स्वाभिमान की बात क्या थी इसमें? अच्छा, पहले जब आया था तब ये भी हमारे लोग, सभी क्षत्रिय लोग पहले बोलते थे कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। अच्छा। और अगर किसी को चाहिए भी तो आर्थिक स्थिति वाला चाहिए, ऐसे जाति के ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, हमेशा से यही रहा सबका। अच्छा, पर आज सब आरक्षण के लिए हो रहे हैं। अब अगर तुमको आर्थिक स्थिति में मिल रहा है EWS से, तो उसके ऊपर नहीं जा रहे, सब जाति के ऊपर लेने को तैयार है। और सभी मानते हैं कि जाति के ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और जो आरक्षण होना चाहिए तो आर्थिक स्थिति के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों। चाहे किसी भी जाति के लिए। जो आर्थिक रूप से आरक्षण लेगा तो कौन व्यक्ति ले सकते हैं उसे? अच्छा, EWS का अपना अलग क्राइटेरिया है। गांव में घर है, मतलब 200 स्क्वायर गज में होगा। और अगर शहरी होगा तो 100 स्क्वायर यार्ड होगा, और उसका प्लाट जो होगा पूरा वो 100 का होगा शायद, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो इसका क्राइटेरिया थोड़ा कम है गांव के हिसाब से। हाँ। अगर मेहनत करनी तो इसके क्राइटेरिया बढ़ाने के उस पर मेहनत करो, क्योंकि सारी जो सामान्य जाति हैं वो सभी इस चीज में योगदान, हम पहले बोल चुके। क्योंकि गांव में ज्यादातर लोगों के घर बड़े बड़े ही होते हैं, वो कितने भी गरीब हैं, लेकिन उनके घर स्क्वायर गज से ऊपर निकल जाएंगे। पुश्तैनी घर होते हैं वो हमेशा बड़े ही होते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छी बात की है कि मैंने भी ये बात रखी थी कि जो क्षत्रिय हैं वो हमेशा देते हैं, और हमें मेहनत करनी चाहिए, समाज को एक होना चाहिए। भले ही आरक्षण के मुद्दे पर कुछ विपक्ष में रहे, कुछ पक्ष में, लेकिन इसमें एक जो बात है वो बहुत अच्छी निकल के ये आई है कि अब हमारे युवा भी, हमारी जो रवा राजपूत ये सभाएं से जुड़ गए हैं, अपने विचार रख रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो बुजुर्ग हैं वो भले ही अनुभवी हों, लेकिन जो हमारा भविष्य है वो ये युवा हैं, और इनकी बात हमें सुननी चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को सबको पूरा देखना चाहिए, ताकि आप इस रोहिणी आयोग क्या है इसे समझ सकें, भला क्यों ये युवा इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो भी आप समझ सकेंगे। और अगर इनकी बातों को आपको लगता है कि कुछ गलत है तो वो तथ्य ज़रूर कमेंट में रखिएगा।